हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। जैसा कि आप सबको पता है कि जो क्विज चल रहा है हमारा, उसमें वीडियो सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से हर क्विजेस का अवेलेबल है सब लोगों को यूट्यूब पर। तो आज हम लोग क्विज 15 के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द फुल लेंथ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये टेस्ट रिवार्ड टेस्ट था जिसमें मैंने रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये फुल टेस्ट है पूरे सब्जेक्ट को कम्प्लीटली। इस 30 क्वेश्चन को हम लोग जो डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सोम में 30 क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर किए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक की वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको इतना जरूर क्लियर हो जाएगा कि ये 30 क्वेश्चन से लेवल कितना तैयारी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हर क्विज का टॉपिक वाइज के साथ एक फुल टेस्ट होता है और उससे पहले एक न्यूमेरिकल टेस्ट होता है। तो हम लोगों ने कुछ 14 पे डिस्कशन में न्यूमेरिकल टेस्ट डिस्कस किया था। आज कुछ 15 में हम लोग फुल टेस्ट सोम का डिस्कस करेंगे। तो यही क्वेश्चंस आए हुए थे क्विज में। तो जो लोग क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। मंथली जो हमारा डेट वाइज शेड्यूल है वो सब भी पीडीएफ की फॉर्म में अपलोडेड है। तो यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड वेयर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड ऑल्सो विजिट द वेबसाइट एंड द टेलीग्राम चैनल where the quizzes are running. So start करते हैं। पहला क्वेश्चन, the residual stresses are generally called as। तो बात करी जाए रेजिडुअल स्ट्रेसेस की, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस एक्चुअली कैसी स्ट्रेसेस होती हैं? ये इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है ना। ये इंटरनल स्ट्रेसेस इस तरह से हैं कि ये डेवलप होती हैं व्हेन वी elongate or when we compress any member, the residual stresses is developed inside the member। तो होता क्या है कि सपोज दैट मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं, तो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को अगर आप सब लोग देखो तो दैट इज द माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो जो इलास्टिक पॉइंट है, बात समझ में है कि नहीं, यहां से यहां तक, ओ से लेकर ए तक, मटेरियल के पास में टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू रिकवर देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो अपना पुराना वाला शेप और साइज को रिटेन करने की एक टेंडेंसी होती है, जिसको हम लोग रेजिडुअल स्ट्रेसेस की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो जो इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक जोन है, इलास्टिक रीजन भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद का जो रीजन है वो रीजन कैसा रीजन है बताओ? प्लास्टिक रीजन है। तो एक बात समझनी है कि इलास्टिक रीजन में जो स्ट्रेसेस होती हैं उसका नाम होता है रेजिडुअल स्ट्रेस, ठीक है। और जो प्लास्टिक सिचुएशन पे जो स्ट्रेसेस होती हैं उनको हम लोग फ्लो स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज अ फ्लो permanent deformation, so there will be a stresses which is the flow stresses. So for the residual stresses the answer will be the A, which is the elastic stresses. Elongation of second question है, elongation of prismatic bar under its self weight is delta when all its dimension becomes double, the material remains same, what will be the elongation of new bar? तो बात करते हैं कि प्रिस्मेटिक बार अगर कोई है ना, प्रिस्मेटिक बार, दैट इज द प्रिस्मेटिक बार। और प्रिस्मेटिक बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार एक्चुअली वो बार होते हैं जिनका एरिया नहीं बदल रहा होता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल बार, दीज आर द प्रिस्मेटिक बार्स। और सेल्फ वेट की वजह से इसकी जो एलोंगनेशन हो रही है वो डेल्टा हो रही है। अब कहा जा रहा है ऑल डायमेंशंस डबल्स, मतलब जो डायामीटर है, जो इसकी लेंथ है, यही दो डायमेंशन है, इनको हम क्या कर दे रहे हैं बताओ? लेंथ को हम लोग डबल कर दे रहे हैं और डाया को भी क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है? ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है? अगर सिलेंड्रिकल मेंबर है तो सेल्फ वेट की वजह से जो चेंज इन लेंथ होती है, दैट इज द फॉर्मूला विच इज द गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कंपैरिजन के समय से हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं। गामा यहाँ पर ये बताता है कि उस पर्टिकुलर मेंबर का वेट डेंसिटी कितना है, ठीक है ना।
जो कि ρg के बराबर होता है मटेरियल की डेंसिटी इंटू जी, और लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। मतलब कि जो चेंज इन लेंथ है एक्चुअली ये केवल डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डाया और एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इस बिहाफ पर बाद में जो चेंज इन लेंथ होगी और जो पहले चेंज इन लेंथ होगी उसका अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहें तो L2/L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो बाय विच वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ आफ्टर doubling the dimensions, which is equals to the L2/L1 का होल स्क्वायर इंटू डेल L1। अब बात करते हैं डेल L2 2L हो गई है और पहले लेंथ L थी, इंटू पहले डायमेंशन, पहले जो डिफॉर्मेशन था या एलोंगेशन था वो डेल्टा था, तो इट विल बिकम्स 4 डेल्टा। मतलब जो भी लेंथ 2 गुना करोगे तो उसका जो चेंज इन डायमेंशन आएगा वो 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं सब लोगों को? तो जितने टाइम्स हम लोग डायमेंशन चेंज करते हैं उतने का स्क्वायर टाइम्स, क्लियर है सब लोगों को, चेंज इन डायमेंशंस आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ वायर इज स्ट्रेस्ड बाय 1 न्यूटन वेट इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर मटेरियल वुड बी। तो अगर बात करी जाए कि रेडियस ऑफ वायर डबल कर दिया गया है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वायर को 1 न्यूटन वेट से क्या कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान देना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करी जाए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करी जाए तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी एक्सटर्नल पैरामीटर, ठीक है ना। जैसे कि रेडियस या डायमेंशनल पैरामीटर पर चेंज नहीं होता है, केवल ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, दैट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। और मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि व्हेन वी चेंज द मटेरियल देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंजेस, क्लियर है। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डायमेंशन चेंजिंग ऑन द इलास्टिसिटी, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये केवल मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो इट विल नॉट change when radius of wire changes। मतलब वायर की रेडियस चेंजेस करने से चेंज इन डायमेंशन में जरूर इफेक्ट पड़ेगा, चेंज इन डायमेंशन चेंज हो जाएगी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द कांस्टेंट वैल्यू, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। व्हेन वी चेंज द मटेरियल, सपोज दैट वी चेंज द मटेरियल फ्रॉम माइल्ड स्टील टू कॉपर or copper to mild steel or copper to aluminum, then the elasticity या modulus of elasticity will changes. It depends on the material. Second one important thing is that modulus of elasticity is also depends upon the temperature. When we increase the temperature then modulus of elasticity decreases. ठीक है, तो इन 2-3 पैरामीटर पर ही modulus of elasticity डिपेंड करता है। So answer will be the remains unchanged, C is the correct answer। और सब कुछ सब बहकाने के लिए दिया गया था, ठीक है ना। अरे बहक गए तो फिर समझ जाओ कहानी खत्म ही है, ठीक है। अ सर्टेन वायर स्ट्रेस्ड 0.90 सेंटीमीटर व्हेन आउटवर्ड फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड F आर अप्लाइड टू ईच एंड, द सेम फोर्स अप्लाइड टू द वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट द 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर एंड 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ। मींस बिल्कुल सरल और सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अगर किसी वायर को, समझ में आना चाहिए सब लोगों को, अगर किसी वायर को हम F4 से खींच रहे हैं और उस वायर में जो एलोंगेशन हो रहा है विच इज द 0.90 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज L, डायमीटर इज D। अब हमने क्या किया, वायर को ऐसा कर दिया कि लेंथ उसकी 3L कर दी और डाया 3D कर दिया और 4 सेम लगा रहे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी दी न्यू चेंज इन लेंथ ऑफ द मटीरियल ऑफ द वायर। सिंपल सी बात है, चेंज इन लेंथ बराबर फॉर्मूला होता है PL/AE। क्लियर है सब लोगों को। तो फोर्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहे हैं, यंग मॉडुलस चेंज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स चेंज इन लेंथ इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ अपॉन d स्क्वायर। एरिया को हम π/4d स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइनली वी कैन कैलकुलेट दिस del L2/del L1 इज इक्वल्स टू d2 स्क्वायर। ध्यान देना, जो चीज इनवर्स रिलेशन में होगी वो जस्ट अपोजिट रेशियो लाएगी। जैसे 2:1 का रेशियो लेफ्ट साइड चल रहा है लेकिन राइट साइड डाया में d1 और d2 का रेशियो चलेगा, उसी तरह चूंकि चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें सेम रेशियो में कॉन्सेप्ट चलेगा L2/L1। सो फाइनली वी कैन कैलकुलेट द del L2 विच इज द del L1 इनटू डायामीटर पहले d था फिर 3d हो गया तो d/3d का होल स्क्वायर इनटू
लेंथ पहले L थी, अब फिर 3L हो गई, ठीक है। सो डेल L2 का वैल्यू आ गया 0.9 इंटू 1/9 इंटू 3। क्लियर है सबको? और 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा नीचे 3 और ऊपर आ जाएगा 0.30 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। क्लियर है सब लोगों को? तो दैट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर। सो आंसर विल बी दी बी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ मेटल फ्लैट 40 mm wide and 10 mm thick section and 2 meter length is under the axial compressive load of 40 kilonewton. If the contraction in the length is 1 mm and the increase in the width is 0.006 mm, what will be the Poisson ratio? So there is the question which is related to the certain rectangular column, we can say that is the column. metal flat है, ठीक है ना, तो एक तरह का flat column है इस तरह से, और बोला गया है इसकी जो लंबाई है, जो लंबाई दी गई है वो 2 मीटर दी गई है, और वाइड और थिक जो है, मतलब बात समझ रहे हो ना, ये थिकनेस है इसकी और ये इसका विड्थ है। विड्थ है 40 mm और जो थिकनेस है इसकी वो 10 mm है, ठीक है ना। अब हम इस पर कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं 40 किलो न्यूटन का। वी आर अप्लाइंग दिस लोड 40 किलो न्यूटन, बट वी वांट टू फाइंड आउट द Poisson ratio. तो what is the Poisson ratio? That is the lateral strain divided by longitudinal strain. ये फॉर्मूला होता है Poisson ratio का। और lateral strain क्या है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? That is the change in dimension perpendicular to load divided by original dimension. क्लियर है? और इसी तरह से अगर हम लॉन्जिट्यूडनल की बात करेंगे तो दैट इज द चेंज इन डायमेंशन पैरेलल टू द लोड। लोड की दिशा में जो डायमेंशन चेंज होगा डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन। सो अगर हम बात करें लोड लेंथ के अलॉन्ग लगाया जा रहा है तो लेंथ डिनोमिनेटर में आएगी, और लेंथ में जो चेंज पेपर में दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 mm कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 1 mm का है, और डिवाइडेड बाई जो लेंथ है उसकी वो 2000 mm है, ठीक है। अगर लोड की बात करी जाए तो लोड में कंसीडर नहीं करना है स्ट्रेन में। अब बात करते हैं डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द लोड। तो लोड के परपेंडिकुलर कौन है, 10 mm भी है और 40 mm भी है, बट पेपर में हम लोगों को जो दिया गया है वो 40 mm में चेंज दिया गया है। कितना बताओ, 0.006। तो वी विल कंसीडर दी 0.006 डिवाइडेड बाई द, अब जिसमें हुआ है वो है हमारा विड्थ, और विड्थ की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 40 mm, तो डिवाइड बाय द 40। इफ वी सॉल्व दिस होल थिंग देन आंसर विल बिकम्स 2000 इंटू 0.006 डिवाइडेड बाय द 40, सो आंसर विल बी दी 0.3। बी इज द करेक्ट आंसर। सो म्यू विल बी दी 0.3। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच दी फॉलोइंग डक्टिलिटी इज रिलेटेड टू फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। अब सबको पता है टेंशन टेस्ट जो करते हैं वहां से हम डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन होगा। तो डक्टिलिटी को हमें किससे मिलाना चाहिए बताओ? डक्टिलिटी को हमें मिलाना चाहिए टेंशन से, टेंशन टेस्ट, ठीक है। मतलब ए को 3 से मिलाना चाहिए, तो ए को 3 से मिलाए तो ये वाला सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। ए और सी में से कोई सही है। बी और डी तो पहले से ही क्या हो गए, गलत हो गए। अब बात करते हैं टफनेस। टफनेस के लिए हमारे पास एक ही टेस्ट है विच इज दी इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है ना। बात समझ में सब लोगों को? जैसे आइजोड 4P टेस्ट, ठीक है ना। अब आइजोड 4P टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं जो कि टफनेस को मेजर करते हैं, तो बी को हम लोग 1 से मिला सकते हैं। अब इन सभी हिसाब से देखा जाए तो इस ए ऑप्शन में B2 है और सी ऑप्शन में B1 है। इट मीन्स ये गलत हो जाएगा, फाइनली कौन सा सही हो जाएगा बताओ? हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बट अभी तक हम लोग ये पता कर चुके हैं कि सी सही है, बट अभी दोनों मिलाने जो बाकी रह गए हैं। हाँ, ऐसे सिचुएशन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डोंट वेस्ट द टाइम टू मैचिंग द सी एंड डी बिकॉज इट इज ऑलरेडी मैच्ड, बिकॉज वन ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। द इंडोरेंस लिमिट विल related to the fatigue test and resistance to penetration is related to the hardness test. So answer will be C. Next question देखते हैं। Two circular bars A and B of safe material are subjected to uniaxial loading if the diameter and load acting on the bar B is
double than that of A, the ratio of the factor of safety of bar B to A is। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करने वाले हैं सेम मटेरियल और सेम यूनिएक्सियल लोडिंग हम लगा रहे हैं, बस डायामीटर एंड लोड एक्टिंग ऑन बार बी इज डबल देन दैट ऑफ द ए। तो एक हमारे पास वायर है जो ए है, उसका डायामीटर डी है और लोड हम पी लगा रहे हैं। एक दूसरा वायर है जिसका डायामीटर 2d है और लोड उस पर 2p लगा रहे हैं। बात समझ में आई? और हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो के बारे में बातें करनी है। मटेरियल दोनों का सेम लिया गया है, ध्यान रखना सेम मटेरियल है, और सेम मटेरियल का मतलब होता है कि सिग्मा परमिसिबल जो होगा वो दोनों का सेम होगा, ठीक है ना, इट विल रिमेन सेम। सो व्हाट विल वी यूज फॉर द डिजाइनिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजाइन? कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजाइन इज रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें ए के केस में, ये ए बार है और ये बी बार है, तो ए के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? दैट इज द वर्किंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द परमिसिबल स्ट्रेस। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि वर्किंग स्ट्रेस को जब हम निकालते थे तो सॉरी दैट इज द रेशियो व्हेन वी कैलकुलेटिंग दी, हम ये कहते हैं कि अगर कभी भी डिजाइन की बात करी जाती है तो जो वर्किंग स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस इट शुड बी लेस देन दी परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस के डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करते हैं, ये बात ध्यान देना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ए मेंबर विल इक्वल्स टू द सिग्मा परमिसिबल डिवाइडेड बाय द सिग्मा वर्किंग। अब सिग्मा परमिसिबल तो सिग्मा परमिसिबल है, वर्किंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, वर्किंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो P डिवाइडेड बाई पाई बाई 4d स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट फॉर द फॉलोइंग सेकेंड केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ B, इसमें भी वही चीज होगा, परमिसिबल डिवाइडेड बाई द सिग्मा वर्किंग। लेकिन अब यहां पर बात बदल जाएगी क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस में फोर्स 2p हो जाएगा और एरिया पाई बाई 4 इंटू 2d का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हेयर द एरिया विल चेंजेस बिकॉज द डायमीटर बिकम्स डबल। तो अब हम करने वाले क्या है, पूछा जा रहा है कि द फैक्टर रेशियो ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बार बी टू बाय बार ए। तो हम क्या करने वाले हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही बी को ए से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो देखो इधर सब लोग सिग्मा परमिसिबल दोनों में सेम दिख रहा है, और चूंकि सिग्मा परमिसिबल के नीचे ये सारी चीजें आ रही तो इसको थोड़ा सा लिटिल बिट सिंपल भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम एक बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना, यहाँ पर इस बात को समझना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू if we focusing about this formula sigma permissible upon pi by 4 this। so देख सकते हो यहाँ पर कि सिग्मा परमिसिबल में डाया का जो स्क्वायर है पाई बाई 4 का जो डी स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, पूरा का पूरा पाई बाई 4 डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और वो सिग्मा के साथ में मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर और सिग्मा परमिसिबल डिवाइडेड बाई पी, तो इसका मतलब है डी स्क्वायर और पी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन का फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर और पी के बीच का एक रिलेशन बनेगा विच इज दी दिस रिलेशन, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कहेंगे भाई डी ए का स्क्वायर उल्टा सॉरी डी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ए का स्क्वायर इनटू जो लोड है ए का बटे लोड जो है वो पी का। अब मैं पहले चीज ना लिखता तो भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, बाद में डाया 2d कर दिया गया है तो 4d स्क्वायर हो जाएगा इनटू लोड बाद में 2 गुना कर दिया गया है तो p डिवाइडेड बाई 2p हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे सीधे 2 आएगा। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट राइटिंग दिस इक्वेशंस। क्लियर है सबको? तो डोंट वेस्ट द टाइम टू राइट दिस इक्वेशन, यूज फर्स्ट दिस कॉन्सेप्ट and second this concept, you can get the easily answer which is the 2. So answer will be the 2. क्लियर है सबको?
हाँ, तो ये चीज़ तभी पता चल पाएगी जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम फॉर्मूला जानते होंगे, और उससे ही हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो चीज़ अलग अलग हैं या जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उनको हमको क्या करना है, बाहर कर देना है, प्रोपोर्शनल के अंदर लेके चले जाना है। Calculate the change in length of the steel bar whose temperature is raised by the 120 degree centigrade. The alpha is given and length is given. तो change in length ध्यान रखना due to self weight, due to temperature change क्या होता है, which is the L alpha delta T. अब लेंथ दिया गया 3 मीटर, अल्फा की वैल्यू दी गई 12 इंटू 10⁻⁶ और चेंज इन टेम्परेचर दिया गया 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिल्कुल आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, 125 गुणा 3 गुणा 12, क्लियर है सबको, इज इक्वल्स टू आ गया 4500 और इंटू 10⁻⁶, क्लियर है, 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम्स दी 0.45 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी द बी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेस की अगर बात पूछता तो ई अल्फा डेल्टा टी लगा देते। ध्यान रखना, चेंज इन लेंथ केवल 3 ही तरह के होते हैं, एक तो टेम्परेचर की वजह से, दूसरा होता है लोड की वजह से, और तीसरा होता है ड्यू टू सेल्फ वेट। क्लियर है सब लोगों को, सेल्फ वेट की वजह से। तो फॉर्मूला बस याद रखना, PL/AE होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है γL²/2E अगर सिलेंड्रिकल है तो, अदरवाइज γL²/6EV होता है कोनिकल के लिए। द प्रेशर विद इन द सिलेंडर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 9 MPa. The inside diameter of the cylinder is 500 mm. If the permissible tensile stress is 180 Newton per mm square, the minimum wall thickness of the cylinder will be. तो ध्यान रखना, for the design of cylindrical pressure vessel, मैंने इसको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, तो यू कैन चेक आउट द लिंक जो मैंने ऊपर आई बटन पे शो कर रखा है, वहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस जो वीडियोस बने हुए हैं रिलेटेड टू द प्रेशर वेसल चैप्टर क्विज, उस पर ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो वी यूज द हुप स्ट्रेस जो कि परमिसिबल वैल्यू से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है सबको। और हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/2T विच इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो हमसे पूछा गया है थिकनेस कितना होना चाहिए, तो ये ज़्यादा होना चाहिए PD/2 सिग्मा परमिसिबल से। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रेशर 9 MPa दिया गया है, इंटरनल डायमीटर दिया गया है 500 mm, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा परमिसिबल कितना दिया गया है, सिग्मा परमिसिबल 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आंसर विल बिकम्स इन 180 इन mm, तो 9 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180, तो यहाँ से आ जाएगा 12.5। तो थिकनेस शुड बी ग्रेटर देन 12.5 mm। मतलब अगर थिकनेस 12.5 mm से कम है तो कब सिलेंडर के साथ हालत ख़राब हो जाए, कब वो ब्रेस्ट हो जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो 12.5 से हमेशा क्या होना चाहिए, थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा था पेपर में, वही मिनिमम वैल्यू जो है कम से कम कितना हो सकता है, वो 12.5। मैक्सिमम तुम्हारी घर की खेती है, जितना भी कर लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ 80 mm into 120 mm सेक्शन एंड 4 मीटर लॉन्ग इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स, इट कैरीज अ 20 kN एट द मिड स्पैन, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन इट। तो बीम हमारा सिंपल सपोर्टेड है, बहुत अच्छी बात, कोई समस्या परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। उसका क्रॉस सेक्शन हमको दे दिया गया 80/120 mm, बहुत अच्छी बात, ये भी चीज़ें समझ में आ रही। लोड कैरी कर रहा है 20 kN मिड स्पैन पर, बहुत अच्छी बात। अब मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो याद रखना सब लोग, बहुत आसान सी बात है। रिएक्शन कितना आएगी बताओ सब लोग, 20 का अगर सेंटर पे लगाओगे तो रिएक्शन आधी आधी हो जाएगी कि नहीं। अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम भी बना सकते हैं। बताओ 10 शियर फोर्स यहाँ होगा, कांस्टेंट कुछ नहीं मिला, 20 की वजह से शियर फोर्स 10 में से 20 चला जाएगा तो -10 बचेगा, कंटिन्यू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई लोड नहीं, और 10 की वजह से शियर फिर 0 हो जाएगा। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत ही सरल और कॉन्सेप्ट है सिंपल। बेंडिंग मोमेंट 0 होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, उसका कारण क्या है बताओ सब लोग, क्योंकि इस ए पॉइंट पर कोई भी मूवमेंट है ही नहीं। अब ए पॉइंट पर मूवमेंट नहीं तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, लेकिन जहां पर मिड पॉइंट है वहां तो बेंडिंग मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, दैट इज द एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। तो कुछ ना कुछ होगा। लेंथ दी गई नहीं गई, पेपर दी गई 4 मीटर है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो 2 मीटर हो जाएगी। तो
अगर ये 2 मीटर लेंथ है तो 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, और फिर बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर कोई मूवमेंट है नहीं। जब शियर फोर्स कांस्टेंट होता है तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होता है। तो यहाँ पर समझ पा रहे होगे दैट इज द मैक्सिमम मूवमेंट। तो यहाँ से शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन, और बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो वी कैन रिमेंबर दिस फार्मूला 20 किलो न्यूटन पर एम। फॉर्मूला भी होता है WL/4 और W/2। जब मिड पॉइंट पर लगे लोड तो शियर फोर्स मैक्सिमम होता है W/2 और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है WL/4। तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो बिना डायग्राम बनाए। A rectangular bar with circular hole is made of the material with actual maximum permissible stress of 150 megapascal. If the stress concentration for the configuration is 3, the normal average stress for the sizing of the section is। तो ये मैंने डिज़ाइन में पढ़ा रखा है, तो वहाँ से मशीन डिज़ाइन के वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जहाँ मैंने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन करके प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है। यू हैव टू चेक आउट दी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। तो व्हाट इज़ द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, या मैं यूँ कहूँ कि सिंपल सी बात है, अगर कोई एक प्लेट है एक बार है, या उस बार में कुछ नहीं है, बिल्कुल विदाउट होल की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें इसमें मैं होल कर दूं तो यहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ, विल अपीयर। और अगर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अपीयर हो रही है, इसका मतलब यह है कि तुम इसको खींचो और इसको खींचो, दोनों में फर्क है। यहाँ का लोड फेल तभी कर पाएगा जब अल्टीमेट या यील्ड स्ट्रेंथ से, मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर उससे पहले ही फेल हो सकता है। तो एक्चुअलिटी में जो हम मैक्सिमम स्ट्रेस देख रहे होते हैं वो पता ही नहीं होती है हमें, हम तो फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेस सिस्टम पे लग रहा होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला होता है कि जो एक्चुअल मैक्सिमम स्ट्रेस है वो बराबर होता है नॉमिनल स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, या यूं कह सकते हो कि नॉमिनल स्ट्रेस और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर दोनों ही यूज होते हैं मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। क्लियर है सबको? अब नॉमिनल हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया गया बताओ सब लोग, 150 मेगापास्कल। और नॉमिनल स्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना नॉमिनल एवरेज स्ट्रेस होगा, तो सिंपल सी बात है नॉमिनल हम निकाल लेंगे, जबकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर 3 दिया गया, तो सिग्मा नॉमिनल कितना होगा, विच इज द 50 मेगा पास्कल। मतलब 50 मेगा पास्कल एक्चुअली, मतलब नॉमिनलिटी में, मतलब फोर्स अपॉन एरिया या फॉर्मूला बेस या थ्योरेटिकल तरीके से स्ट्रेस देखते तो 50 मेगा पास्कल ही से हम सोच रहे थे फेल, 50 मेगा पास्कल लग रहा है, अच्छा तो सब सही है, फेल तो होगा नहीं, लेकिन एक्चुअलिटी में कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि लग जरूर 50 रहा है बट डेवलप वहाँ पर 150 से भी ज़्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, बिकॉज ये 3 जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी, और मटेरियल की वैल्यू से जिस समय ज़्यादा हो जाएगा 150, तुरंत मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसको। When a beam is subjected to a bending moment, the strain in a layer is what distance from the neutral axis? तो अगर कोई बीम है और वो बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड है, तो स्ट्रेन इन अ लेयर इज व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो स्ट्रेन किसी लेयर में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसके बराबर होता है, या उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इंडिपेंडेंट होता है। तो स्ट्रेन होता क्या है एक्चुअली, स्ट्रेन कुछ और नहीं है, स्ट्रेन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम जब भी किसी बीम को मोड़ते हैं तो सिंपल सी बात है, बीम जब ऐसे मुड़ती है, किसी शेप में बीम मुड़ती है, तो दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर बोल सकते हैं इसको।
तो होता क्या है कि जो न्यूट्रल लेयर वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच का तो डायमेंशन में जो चेंज नहीं आता है, लेकिन जो मेंबर्स, जो पॉइंट्स पहले अवेलेबल थे, मतलब एक तरह से मैंने अगर कोई स्ट्रिप कंसीडर कर रखी है यहाँ पर, तो जो ए बी पॉइंट होगा वो अब ए डैश और बी डैश में बदल जाता है और उसकी लंबाई अब पहले से कम हो जाती है। इसी तरह नीचे के जो पॉइंट थे उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ इस तरह से सिचुएशन बनती है। तो स्ट्रेन हम इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, चेंज इन स्ट्रिप लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल स्ट्रिप लेंथ। और इस पूरे बिहाफ पर, बात समझ रहे हो सब लोग, पूरे बिहाफ पर अगर देखा जाए तो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस पर ये ई डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये ई कंप्लीटली डिपेंड करता है इस बात पर कि जो डायमेंशंस चेंज हो रहा है, मतलब एक तरह से स्ट्रिप जो कंप्रेस हो रहा है उसकी कितनी डायमेंशन चेंज हो रही है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं, सब लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन में देखा होगा कि हम लोग जो बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमें मदद करता है, बताता है कि किस तरह से हम स्ट्रेन निकाल पाए थे, यंग मॉडुलस की मदद से निकाल पाए थे। सिग्मा को हम लोगों ने यंग मॉडुलस से कोरिलेट करके ई को फाइंड आउट किया था। तो ई पहला बेसिक तरीका था, स्टेप नंबर 1, जहां से स्ट्रेन निकलता था और फिर ये हुक्स लॉ लगा के हम स्ट्रेस को निकालते थे। तो दैट इज द फॉर्मूला विच इज द वाई बाई आर। तो ई इज इक्वल टू द वाई बाई आर। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो दैट विल बी इक्वल टू द ई इंटू सिग्मा। तो इस भी आप ई इंटू स्ट्रेन, तो ई वाई अपॉन में आर आ गया था, ये सिग्मा की वैल्यू होती है। तो ये हमारा स्ट्रेन है, और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बताओ, वाई के। तो जितना ज़्यादा वाई बड़ा होगा स्ट्रेन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिकॉज बीम में ऐसा होता है, लेकिन अगर हम रॉड को खींच रहे होते हैं तो इट नॉट डिपेंड्स अपॉन द वाई, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल क्वालिटी, मतलब यंग मॉडुलस पर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन बीम में जब बीम बेंड होती है तो ई जो होता है वो वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वाई जितना ज़्यादा होगा, टॉप फाइबर पर स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा होगी, और न्यूट्रल फाइबर पर स्ट्रेन 0 होगी। ठीक है, इफ द डेप्थ इज कांस्टेंट फॉर द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इट्स विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शनल टू। अब बात करते हैं हम लोग किसी बीम की, और बीम में भी एक कंडीशन बोली जा रही है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ये होता है कि किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किसी भी सेक्शन पर तुम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो और मैक्सिमम जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसके बराबर हर सेक्शन पर अगर स्ट्रेस रहेगा तो इट विल बी दी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि डेप्थ को कांस्टेंट रखना है और उसकी विड्थ को केवल वेरी कराना है, वेयर एम इज बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना। तो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बात करी जाए बेंडिंग स्ट्रेस एक्स एक्स सेक्शन पर कितना होगा, तो m अपॉन जेड एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरह यहां पर भी होगा m अपॉन जेड, और ये चीज पूरी की पूरी क्या होती है बताओ, कांस्टेंट रहती है, कभी बदलती नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि m अपॉन जेड एक्स एक्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जेड एक्स एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्स सेक्शन पर सेक्शन मॉडुलस। अब सेक्शन मॉडुलस होता किसके बराबर है, बी डी स्क्वायर अपॉन 6 के बराबर होता है। और जिसमें ऑलरेडी बोला गया है डेप्थ को कांस्टेंट रखना है और विड्थ को बदलना है, तो डेप्थ कांस्टेंट तो उधर चला जाएगा, तो जेड अपॉन बी एक्स सफिक्स में आ जाएगा, सॉरी एम हो जाएगा। यहां पर भी एम रहेगा, एम और बी को हमने बी एक्स लिख दिया चूंकि विड्थ बदलने वाला है, विच इज द कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो विड्थ रखनी चाहिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर क्या आ गया बताओ। तो कुछ नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में एक्स एक्स सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू
जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू, वो परमिसिबल वैल्यू या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, उससे हमेशा क्या होता है, उसके इक्वल रखा जाएगा और हर सेक्शन पर ये स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू शाफ्ट A and B are made of same material. The shaft A is of diameter D and shaft B is a diameter D by 2. The strength of the shaft B is what as that shaft A. तो B की स्ट्रेंथ A की स्ट्रेंथ से कंपैरिजन करी जा रही है। स्ट्रेंथ की कंपैरिजन की जब भी बात आती है सेम मटेरियल में, तो स्ट्रेंथ की बात अगर करेंगे हम लोग फॉर सेम मटेरियल, तो ध्यान रखना इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन मॉडुलस विच इज द ZP। तो पोलर सेक्शन मॉडुलस शाफ्ट का जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। हमें ZP की बात करनी है, लेकिन बी मटीरियल, बी रॉड के लिए, बी शाफ्ट के लिए, और इसी तरह ZP की बात करनी है फॉर A शाफ्ट। अब ZP होता किसके बराबर है शाफ्ट के लिए? दैट इज द पाई बाई 32 DQ। कैसे आता है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है Z निकालने का, J अपॉन Y या R मैक्सिमम, और J सबको पता है पाई बाई 32, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक विच इज द 16। कैसे आता है वो ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, पाई बाई 32 D की पावर 4 डिवाइडेड बाई D बाई 2। So you can solve this and get the pi by 16 DQ. So that will be the polar section modulus. अब हमें डायमीटर में चेंज करना है, तो ZP किसके प्रोपोर्शनल है? डाया के क्यूब के। इसका मतलब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि B और A में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो B का डायमीटर बटे A का डायमीटर का होल क्यूब कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब डायमीटर B का कितना है? D बाई 2। तो आंसर कितना आ गया? 1/8। 1/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, या यू कैन से दैट और वेट, शाफ्ट हैव हायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देन द शाफ्ट। तो किस शाफ्ट का किस शाफ्ट से ज्यादा स्ट्रेंथ होता है अगर सेक्शन दोनों का सेम है या वेट सेम है? तो ध्यान रखना दो चीजें। पहला केस जो याद रखोगे सब लोग, आउटसाइड डायामीटर अगर सेम है, मतलब ये शाफ्ट हॉलो है और ये शाफ्ट सॉलिड है, सॉलिड का और हॉलो का अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो अगर आउटसाइड डायामीटर सेम है, मतलब इसका आउटर डायामीटर जो है वो D के बराबर ही है जो D सॉलिड का है, तो भाई सिंपल सी बात है, इसके पास मटेरियल ज़्यादा है तो यही स्ट्रेंथ मजबूत होगा, मतलब सॉलिड मजबूत होता है। लेकिन केस 2 में जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं, व्हेन वेट इज सेम। अगर वेट सेम है तो फिर अगर हम बात करने वाले हैं सॉलिड की और हॉलो की, तो उनके आउटसाइड डायमीटर तो सेम नहीं हो सकते हैं ना वेट सेम करने के चक्कर में, तब वहां पर हॉलो क्या होता है? विल बी दी हाइयर। तो hollow shaft have higher strength and rigidity than the solid. तो B will be the correct answer. A shaft of diameter D is subjected to twisting moment T and bending moment M if the maximum bending stress is equal to the maximum shear stress developed. तो बताओ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को हमें किसके बराबर कर देना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। और बात हम किसकी कर रहे हैं? शाफ्ट की। तो शाफ्ट के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम 32m/πd3, और टो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 16t/πd3। तो what will we use this concept? 32m/πd3 is equals to 16t/πd3। तो यहां से पता चल रहा होगा कि 2m बराबर क्या आ गया? t। मतलब जो मूवमेंट होगा तो T/2 होगा। सो आंसर विल बी द ए। बकलिंग लोड ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड्स ऑन। अब बकलिंग लोड क्या होता है?
ठीक है ना, बकलिंग लोड की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई आयलर लोड भी कहते हैं, और वो बराबर होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द बकलिंग लोड। अब सिंपल सी बात है, सिलेंडरनेस रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, ये सभी चीजें पेपर में दी गई हैं। तो आई मिनिमम पे डिपेंड करता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। अब आई मिनिमम के साथ में क्या चीज है, आई मिनिमम ए के स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है एरिया पर डिपेंड करेगा, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैटर करता है, लेंथ मैटर करती है। क्लियर है सब लोगों को। तो अगर ऊपर सिलेंडरनेस रेशियो मैंने मेंशन कर रखा है, बात समझ में आई ना, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेंशन कर रखा है, एरिया मेंशन कर रखा है, तो सिलेंडरनेस रेशियो, एरिया और यंग मॉडुलस, ये तीन ही चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा पीबी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है ना। हम लोग यहाँ से सिलेंडरनेस रेशियो को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एल ई बाई के मिनिमम से। तो फिर से कहीं ना कहीं एरिया पार्टिसिपेट तो कर रहा है ना, तो 1 2 3 आर द करेक्ट आंसर, बट पॉइजन रेशियो इज नॉट द करेक्ट। तो 1 2 3 ए इज द करेक्ट आंसर। A column of rectangular section 20 mm and length of 2 meter, the slenderness ratio of this column is। तो slenderness ratio की बात करी जाए तो लैम्डा होती है विच इज LE बाई के मिनिमम। के मिनिमम सबको पता होगा, अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर सिलेंडरनेस रेशियो में लेंथ दिया गया 2 मीटर, इसको हम 2000 लिख लेते हैं, इनटू एरिया को क्या लिख सकते हैं, रूट में एरिया, या रूट में इसको बना रहने दो। आई मिनिमम कितना होगा, आई मिनिमम देखो इधर, रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर कॉलम का है और ये 10 है और ये 20 है, तो आई मिनिमम वही एक्सेस के अबाउट होगा जिसमें लेंथ को कम कट करे, मतलब आई वाई 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 विल टेक, आई वाई वाई हो गया डिवाइडेड बाई एरिया है। तो कितना आ जाएगा, 2000 गुणा अंडर रूट एरिया कितना होगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई आई कितना होगा 20 इंटू 10 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 12, 12 ऊपर चला गया। व्हेन वी सॉल्व दिस होल टर्म वी विल गेट दिस 692 आंसर। सो आंसर विल बी द बी विच इज दिस 692। लॉन्ग कॉलम में चला गया है। 2 bolts A and B of same material and same length are subjected to identical tensile load. Elastic strain energy stored in bolt A is 16 times that of bolt B. The mean diameter of A is 13 mm. The mean diameter of bolt B will be. तो स्ट्रेन एनर्जी के बारे में अगर बात करी जाए, what is the formula of the strain energy? That formula is related to the P square L upon 2 AE. क्लियर है सब लोगों को। तो अगर डायमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर आएगा, तो 2p स्क्वायर एल अपॉन में डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 को 2 कट करेगा तो 4 2 में बदल जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब स्ट्रेन एनर्जी का हमको बताया गया कि ए में जो स्ट्रेन एनर्जी बी से कितने गुना ज़्यादा है वो हम जानते हैं, लेकिन ए बी के डायमीटर को बारे में हम बातें करें तो एवरीथिंग इज सेम, लोड एंड everything is same। तो strain energy is inversely proportional to the dia square। इसका मतलब है कि हमें बताना है कि B का डायमीटर कितना होगा A की कंपैरिजन में। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, और चूंकि स्ट्रेन एनर्जी A की दी गई है तो UA बटे UB इज इक्वल टू DB स्क्वायर डिवाइडेड बाई DA स्क्वायर, और हमको चाहिए UA बटे UB हमें 16 दिया गया है। डायमीटर B का कितना होगा हम जानते नहीं है, और A का डायमीटर हमें दिया गया है 13 mm, तो ये हो जाएगा 169। तो व्हाट इज द DB, मल्टीप्लाई कर दो 169 का 16 से, और जितना है उसका क्या ले लो, रूट ले लो, तो आंसर आ जाएगा 52 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ में आया सब लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 helical spring of stiffness K1 this K2 this are connected in series
and parallel combinations. If the system of spring is loaded by 50 kg of load, the resultant deflection of the spring in parallel and the series combination respectively. तो पहले हमको बताना है पैरेलल वाले में, फिर बताना है सीरीज वाले में. तो पैरेलल हमारा नंबर 1 हो गया और सीरीज हमारा नंबर 2 हो गया. तो हम बात करने वाले हैं केस 1 की. पैरेलल कनेक्शन में रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन कितना होगा. तो डिफ्लेक्शन एक्चुअली होता किसके बराबर है, हम जानते हैं F बराबर के एक्स. तो x बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन के. जो लोड हम लगा रहे हैं बटे के नहीं रहेगा जब एक स्प्रिंग होगी. दो स्प्रिंग के लिए के इक्विवेलेंट यूज करते हैं. तो व्हाट विल बी दी के इक्विवेलेंट. के इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालेंगे. पैरेलल कनेक्शन में के इक्विवेलेंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है. दोनों की स्टिफनेस को आपस में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो 50 kgf डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2. और K1 K2 की वैल्यू पेपर में दी गई है 50 और 100. 50 kgf को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में बदल सकते हैं. और डिवाइडेड बाई 50 प्लस 100 मिला के कितना हो गया 150. तो 500 का डिवाइड कर दें अगर हम लोग 150 से, तो वी कैन गेट दी 3.33 mm. और केस 2 की इसी तरह बात करें, वहां पर डेल F अपॉन के इक्विवेलेंट यूज करेंगे. तो दैट इज द 50 kgf डजंट मैटर, बट दैट विल बी दी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. बात समझ में आई कि नहीं. क्योंकि के इक्विवेलेंट को हम निकालने के लिए सीरीज कनेक्शन में फॉर्मूला यूज करते हैं 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. डायरेक्टली के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दो स्प्रिंग सीरीज के लिए होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. बहुत ही सिंपल और सरल है. अब हम यहाँ से 50 को 500 लिख सकते हैं और K1 K2 में 50 गुणा 100 करके डिवाइड करते हैं 150 से. तो 150 गुणा 500 जब करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम लोग 5000 से, तो वी विल गेट दिस 15 mm. तो आंसर आ गया 3.33 एंड 15 mm. ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत आसान सा और सरल सा क्वेश्चन था. इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम आर सिग्मा 1 इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 40 मेगापास्कल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर स्ट्रेस विल बी. सो व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा. यहाँ पर फॉर्मूला नहीं भूलेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले को बहुत बार पूछा जा चुका है. सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है. और सिग्मा एक्स की वैल्यू या सिग्मा एक्स की वैल्यू हमको नहीं दी गई है. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस केस बिकॉज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंड 2xy इज नॉट गिवन. और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास पहला ही ये फॉर्मूला नहीं, एक और फॉर्मूला है प्रिंसिपल स्ट्रेस के समय. क्योंकि क्वेश्चन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इनक्लोज किया गया है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताई गई हैं. तो इस यहाँ पर फॉर्मूला होता है दैट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज द कॉल्ड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. तो 100 हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल है, मिनिमम प्रिंसिपल 40 है. दोनों को भाग लगा देंगे 2 से, तो 30 मेगापास्कल आ जाएगा हमारा तो मैक्सिमम. क्योंकि 100 से 40 जाएगा 60 बचेगा और 60 को 2 से भाग लगाओगे तो 30 मेगापास्कल आ जाएगा. तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपल सपोर्टेड बीम इन इट्स सेंटर इज. So the information in question is hidden. क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है वो चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ. द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपल सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर. तो कुछ मिसिंग नहीं है, बोल दिया साफ साफ उसने कि सेंटर पे लोडेड है. अगर बेंडिंग से सिंपल सपोर्टेड बीम है ना, बोल दिया ना उसने कि सेंटर पे लोडेड है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा. मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन कराया है, वहाँ पर मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनाया था. दैट इज अ ट्रायंगल बनता है और इस ट्रायंगल में ये 2 डायमेंशन सेम होती हैं और दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. क्लियर हो रहा है सबको. तो जब किसी ट्रायंगल में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल
जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो पॉइंट लोड के केस में ट्रायंगल बनता है, बट कौन सा ट्रायंगल बनता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। बी इज द करेक्ट आंसर। Two beams have same width, but first beam has double the depth of the second beam. The elastic strength of the beam compared to the second beam will be. तो बात करी जाए इलास्टिक स्ट्रेंथ की। तो बीम में बात करी जाए इलास्टिक स्ट्रेंथ बीम में क्या होता है, तो दैट इज द सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है सबको? विच इज द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। तो इलास्टिक स्ट्रेंथ ही हमारा सेक्शन मॉडुलस है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट बीम का सेक्शन मॉडुलस सेकेंड बीम से कितना होगा, और हम जानते हैं कि बी डी स्क्वायर अपॉन 6 फॉर्मूला होता है। तो बी फर्स्ट और डी फर्स्ट, बी सेकेंड और डी सेकेंड का होल स्क्वायर कर दें, तो बी डी स्क्वायर अपॉन 6 कट चुका है। टू बीम्स हैव सेम विड्थ, अब विड्थ दोनों की सेम है तो ये कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब बचा डेप्थ की बात करते हैं। द फर्स्ट बीम हैज डबल डेप्थ ऑफ द सेकेंड बीम, मतलब फर्स्ट बीम की जो डेप्थ है वो सेकेंड बीम की डेप्थ से क्या है, दोगुनी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। सो आंसर विल बी द 4 टाइम्स। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ द सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज इनकरेक्ट। तो बेंडिंग स्ट्रेस में हम लोग जो थ्योरी लेते हैं, सिंपल सी बात है, बीम इनिशियली स्ट्रेट होनी चाहिए, बीम मटेरियल शुड नॉट बी ब्रिटिल। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, बीम किसी भी मटेरियल की हो सकती है, बशर्ते उसका यंग मॉडुलस जो होगा वो टेंशन और कंप्रेशन में सेम होना चाहिए। तो ये हमारा सही है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्लेन सेक्शन रिमेन्स एंड बिफोर आफ्टर बेंडिंग, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बीम शुड नॉट बी ब्रिटिल, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बीम किसी भी मटेरियल का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ब्रिटिल है या डक्टाइल है। तो डी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टू द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी। अब सर्कुलर सेक्शन को जरा गौर से देखो सब लोग, दैट इज द पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर स्ट्रेस विच इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और सिमेट्रिसिटी होने की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा और न्यूट्रल एक्सिस की जो शियर स्ट्रेस होगी वो आपस में क्या होगी बताओ, बराबर ही होगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस वही एक्सिस है जो एक्चुअली में सेंटर पर है, और सेंटर पर ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, और न्यूट्रल एक्सिस पर ही शियर स्ट्रेस जो पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही होता है। और ध्यान रखना सब लोग, यहाँ जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल टू द 4/3 टो एवरेज, या मीन स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जिसको हम 1.33 टो मीन लिख सकते हैं टो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। और 1.33 का मतलब सबको पता होना चाहिए क्या होता है, 1.33 टाइम्स हमारा मीन स्ट्रेस से ज़्यादा है कौन, न्यूट्रल एक्सिस। तो दैट इज द 33.33%। सी इज द करेक्ट आंसर। बट ध्यान रखना, अगर यही सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तो आंसर 50% होता, बिकॉज दैट 4/3 is converted into 3/2. If the diameter of long column is reduced by 30%, the reduction in the Euler buckling load is percentage nearly. तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले भी करा चुका हूँ, ध्यान रखो सब लोग कि डायमीटर को 30% रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब पहले डायमीटर डी था तो बाद में डायमीटर 30% रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है कि डायमीटर बचा ही कितना बताओ, 0.7 डी। अब अच्छा था डायमीटर पहले डी था, अब 7.7 डी बचा है। हमसे पूछा जा रहा है बकलिंग लोड में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बकलिंग लोड जो होता है वो π² EI मिनिमम डिवाइडेड बाई LE स्क्वायर होता है। और इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि P जो है प्रोपोर्शनल है I मिनिमम के, और I मिनिमम प्रोपोर्शनल है, बताओ क्या चीज़ बताओ, डाया। डाया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें सर्कुलर सेक्शन के लिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, π/64
डी की पावर 4 हमारा फॉर्मूला होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4, तो दैट विल प्रोपोर्शनल टू द डी की पावर 4। जितना ज़्यादा डायामीटर होगा आयलर लोड या बकलिंग लोड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है डाया घटाओगे तो आयलर लोड घटेगा, और डाया हम रिड्यूस कर रहे हैं तो आयलर लोड भी घटने वाला है। तो परसेंटेज चेंज ऑफ आयलर लोड क्या होगा कि पहले जो वैल्यू थी और बाद में हो गई डिवाइडेड बाई पहले कितनी थी इंटू 100। इस चीज़ को 1 माइनस PE2 बटे PE1 इंटू 100 करने से फ़ायदा क्या है कि ईजिली हम आंसर निकाल पाएंगे। अब हम जानते हैं कि आयलर लोड डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दैट होल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू द D2 बाई D1 की होल पावर 4 इंटू 100। सो व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज, 1 माइनस D2 है हमारा 0.7 D, तो 0.7 की पावर 4 इंटू में कितना करना है बताओ 100। अब 1 में से अगर हम 0.7 की पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल गिव्स यू अमेजिंग आंसर विच इज़ द डेल्टा PE इज इक्वल टू 75.99 परसेंटाइल या परसेंटेज सॉरी। तो आंसर कितना हो जाएगा तो 76 बी इज द करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। An eye bolt is to made out of steel having ultimate tensile strength is 500 Newton per mm square. If the load is to be fitting this eye bolt is 500 kgf using factor of safety 2, find out the core diameter of the thread of eye bolt will be। तो यहाँ बोल्ट डिजाइनिंग है, मशीन डिजाइन में बोल्ट डिजाइन मैंने पढ़ा है, वहां से डिस्कस कर सकते हो सब लोग कि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि डिजाइन के लिए जो भी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो वर्किंग स्ट्रेस है, इट शुड बी लेस देन दी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है, ये हमें डिजाइन के लिए यूज करते हैं, मगर करना क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर हम यूज करेंगे, अल्टीमेट तो यूज करेंगे ही करेंगे, बटे में क्या यूज करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ सब लोग कि कोर डायामीटर कितना होगा। तो पहले तो मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दूं, फोर्स अपॉन एरिया होता है विच इज दी सिग्मा अल्टीमेट। अब सिग्मा अल्टीमेट की वैल्यू 5, अल्टीमेट की वैल्यू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देख लेते हैं 2 है, तो दैट इज इक्वल टू द 250। अब P बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं 4P बाई पाई डी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द 250। अब हमसे डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी तो बिल्कुल सिंपल सी बात है 4P अपॉन पाई इंटू 200 करके वैल्यू लिख लेंगे 250, सॉरी नॉट द 200, 250। तो डाया बराबर आ जाएगा रूट में 4P अपॉन में पाई इंटू 250। अब यहां ध्यान दो सब लोग, लोड हमें 500 किलोग्राम फोर्स दिया जा रहा है, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं बताओ, किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में बदल सकते हैं, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 250। ध्यान देना ये सब कुछ किस में बदल गया है न्यूटन में। तो न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा बताओ 4 गुणा 5000 डिवाइडेड बाई 25 250 विच इज दी 80 बाई पाई। अब एक बात समझो, जो ऑप्शन ऊपर में दिए गए वो क्या दिए गए हैं, 80 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 16 पंचे 80 कर सकते हैं, तो 16 का रूट 4 बाहर निकल गया और बच्चे 5 बाई इज आंसर। सो 4 रूट डिवाइडेड में 5 बाई पाई इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अ सॉलिड थिक सिलेंडर is subjected to external hydrostatic pressure, the state of stress। अब external hydrostatic pressure से subjected है तो बाईएक्सियल लोडिंग। एक बात हमेशा ध्यान देना, प्रेशर वेसल जो होता है ऑलवेज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल लोडिंग। देयर विल बी नो शियर।
और कंप्रेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा। तो इस बिहाफ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। द कोर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर एरिया हैविंग अ डायमीटर। तो बोला जा रहा है कि कोर जो होगा वो कितने डायमीटर का होगा किसी सर्कुलर सेक्शन का शॉर्ट कॉलम के लिए। तो एक्चुअली ये क्या होता है कोर का कॉन्सेप्ट? कोर एक्चुअली अंदर का एक रीजन होता है वेयर इट इज द कोर ऑफ सेक्शन वेयर वी अप्लाई the compressive load. There will not develop any tensile stress. कोई टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा अगर कंप्रेसिव लोड इस कोर ऑफ द सेक्शन के अंदर है। तो ये कोर ऑफ सेक्शन को निकालने के लिए एक जोन डिवाइन किया गया था कि ये कितना मैक्सिमम हम वाई का डिस्टेंस बना सकते हैं या कितना इसेंट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोड के लिए। तो दैट इज द फॉर्मूला। बात समझ में आएगी सब लोगों को कि कैसे हम लोग ई का वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखना ये मिडिल फोर्थ रूल के थ्रू सॉल्व होता है। मिडिल फोर्थ रूल, दो रूल दिए थे, एक रूल था हमारा मिडिल थर्ड रूल और एक मिडिल फोर्थ रूल। मिडिल थर्ड रूल जो होता है वो लगता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और मिडिल फोर्थ रूल जो लगता है वो किसके लिए लगता है? सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो जो ये डिस्टेंस होती है दैट इज d/8 और इधर की तरफ भी डिस्टेंस कितनी होती है? d/8। तो जो टोटल कंप्लीट वैल्यू आ रही विच इज द d/4। तो दैट इज द डायामीटर ऑफ कोर। ठीक है, कोर एक ऐसी जगह है जहां पर लोड लगाने से कभी भी स्ट्रेस रिवर्स नहीं होता है। नो रिवर्स ऑफ स्ट्रेस। नो रिवर्स ऑफ स्ट्रेस। सो द डायमीटर शुड बी दी d/4। आता कैसे है? ये सब चीजें बहुत इजी हैं, सरल हैं। हम लोग d/8 पहले निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अंडर E इज इक्वल टू k² वहां से आंसर निकलता है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ E इज इक्वल टू k² करने से आंसर आता है। और अगर हम k² की बात करें दैट इज द I/A। तो I/A इंटू y मैक्सिमम। तो y और I को अगर हम यूज करेंगे तो दैट इज द π/64d⁴ π/4d² और y d/2। तो कैसे सॉल्व होगा ये? 8 और 64 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करोगे तो 8 आएगा और d³ से d बचेगा केवल d/8। तो इसेंट्रिसिटी जो आ गई वो d/8 की आ सकती है राइट साइड और इतना ही लेफ्ट साइड। तो अगर हम लेफ्ट और राइट की जो जोन है उसको डिसाइड करेंगे तो डायमीटर ऑफ कोर आएगा दोनों का ऐड विच इज द d/4। क्वेश्चन है अ सिंपल सपोर्टेड बीम PQ इज लोडेड बाय द मोमेंट 1 kN into meter at the mid span of the beam as shown in figure. The reaction force RP and RQ at support P and Q R will be. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कंसेप्ट से समझोगे तो जल्दी कर ले जाओगे, वैसे समझोगे तो सोचते रहोगे, बहुत देर लग जाएगी। ठीक है ना। एक बात बताओ, दैट इज द मूवमेंट ऑफ कपल। ये क्या बताओ? मूवमेंट ऑफ कपल है। और हमेशा ध्यान रखना मूवमेंट ऑफ कपल को केवल एक ही पर्सन बैलेंस कर सकता है, वो है कपल। कपल को कपल ही बैलेंस करेगा, कपल के मूवमेंट को कपल का ही मूवमेंट बैलेंस करेगा। इस बिहाफ पर अगर हम बात कहें तो Q और P पर जो रिएक्शन आएंगी उनका भी मकसद यही होगा कपल बनाना। अब कपल बना के ये इसको बैलेंस करेंगे। कपल बनाने के लिए क्या होगा कि एक रिएक्शन आएगी और रिएक्शन दोनों सेम होंगी, बट कपल जो चूंकि मूवमेंट ऑफ कपल जो है वो क्लॉकवाइज है, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन का जो कपल होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और वो एक दूसरे की जो डिस्टेंस है बीच की L डिस्टेंस है वहां से मिलके मूवमेंट देंगे और ये मूवमेंट कैसा होगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। बराबर जो मूवमेंट हमने लगाया था 1 kN वो था हमारा क्लॉकवाइज। उल्टा होगा तभी ये बैलेंस कर पाएंगे एक दूसरे को। अब हमें R चाहिए तो R बराबर क्या हो गया बताओ? 1/L। इसको भी हम देखते हैं। पहले एक बात रिएक्शन की डायरेक्शन दिखा दें
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेशन होना हो तो सिंपल सी बात है, एक आर यहाँ आएगा और एक आर यहाँ आएगा उल्टा। अब ये दोनों की टेंडेंसी कैसी बताओ, इस तरह रोटेट करानी। अब ये जो आर आ रहा है ये आर पी आ रहा है, और ये जो आर आ रहा है वो आर क्यू आ रहा है, और आर पी और आर क्यू दोनों जो है वो आपस में क्या है बताओ, बराबर होंगे, बट एक डाउनवर्ड होगा तो एक अपवर्ड होगा, विच इज इक्वल टू द 1/L। अब यूनिट का ध्यान देते हैं, 1 किलो न्यूटन मीटर, और लेंथ हमारा किस में है बताओ, 1 मीटर में। तो आंसर कितना आ गया बताओ, आर पी बराबर आर क्यू बराबर 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 किलो न्यूटन। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल थोड़ा सा डायरेक्शन में गलती कर देंगे बच्चे, इस वजह से मैंने बताया। तो आर पी डाउनवर्ड होगा 1 किलो न्यूटन के साथ, तो ए इज द करेक्ट आंसर, और आर क्यू 1 किलो न्यूटन के साथ अपवर्ड होगा। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट पॉइंट इन अ लोडेड मेंबर इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू एक्स वाई आर गिवन, द मैक्सिमम नॉर्मल एंड मैक्सिमम शियर पेपर में पूछा जा रहा है। तो निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम नॉर्मल। मैक्सिमम नॉर्मल कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का दोनों को जोड़ो 2 से भाग, प्लस अंडर रूट दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, और प्लस में 2xy का स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स 800 और 200, 800 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और प्लस में अंडर रूट 800 माइनस 200 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, प्लस में 2xy की वैल्यू की बात करी जाए तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द सिग्मा मैक्सिमम। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम, बहुत आसानी से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 800 में 200 चले जाएंगे तो 600 बचेंगे, और 600 से 200 का भाग लगोगे तो 300 बचेगा, और 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर ध्यान रखना ये 500 के बराबर होगा, और 800 और 200 600 1000 हो जाएंगे, सॉरी, और 1000 बटे 2 करोगे तो 500 आ जाएगा। तो फिर 500 और 500 मिलके क्या होगा बताओ, 1000 मेगा पास्कल। दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी, और दैट टर्म इज रिप्रेजेंट्स दी, और इसकी वैल्यू आ रही है 500 मेगा पास्कल। सो आंसर विल बी द सी, 1500। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में, अ कैंटिलीवर बीम 2 मीटर इन लेंथ इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर इफ E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल एंड I इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर की पावर 4, द स्ट्रेन इज स्टोर्ड इन द बीम विल बी। तो बीम कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लग रहा है, और इसका रेट दिया गया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो लेंथ दी गई है उसकी वो हमको 2 मीटर दी गई है, क्लियर है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई की वैल्यू, आई और ई आई दोनों दिए गए, ई और आई दोनों दिए गए। तो क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी, अब स्ट्रेन एनर्जी ऐसी बीम की सिचुएशन पर हमेशा इंटीग्रेशन प्रोसेस से ही करी जाती है। यू टेक अ स्ट्रिप एंड कट दिस सेक्शन एंड फाइंड आउट द m स्क्वायर अपॉन 2 या इंटीग्रेशन। तो ये पूरा मेहनत करने के बाद में यूडीएल के लिए स्पेशली फॉर्मूला में रिमेंबर रखना है, रेट ऑफ लोड जो है उसका स्क्वायर इंटू लेंथ की पावर 5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई W स्क्वायर L की पावर 5 डिवाइडेड बाई 40 EI। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। और अगर यही चीज़ कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड की बात करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला होता U बराबर W स्क्वायर L क्यूब अपॉन में 3 EI। क्लियर है सबको? तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ पॉइंट लोड और इन केस ऑफ यूडीएल। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ W, L and E and I ऑन दिस फॉर्मूला, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब अगर देखा जाए W की जो यूनिट है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 5000 न्यूटन पर मीटर। तो 5000 की पावर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू लेंथ दिया गया 2 मीटर, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू ई का वैल्यू देखो सब लोग, ई कितना है, ई यंग मॉडुलस 200 गीगा पास्कल। तो 200 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 9 गीगा पास्कल को पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आई जो दिया गया 100 सेंटीमीटर की पावर 4, तो इसको लिखा जा सकता है कि 100 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर में 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर -2 का क्या हो जाएगा 10 टू पावर -8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर 4 है सेंटीमीटर में। तो 100
सेंटीमीटर की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻8 मीटर की पावर 4। तो अब ये यूनिट जो सिस्टम चल रहा है उसको मैं थोड़ा इधर दिखा दे रहा हूँ। न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हो गया इंटू मीटर की पावर 5 हो गया डिवाइडेड बाई ई का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आई का यूनिट हो गया मीटर की पावर 4। तो यहाँ से जब हम देखेंगे इसको तो सिंपल सी बात है, ऊपर न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 4 बचेगा और नीचे बचेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, सॉरी ऊपर क्यूब बचेगा और न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर ही जूल बन जाएगा। तो दैट इज यूनिट कन्वर्टेड इनटू द न्यूटन मीटर। अब इसको हम जूल कह सकते हैं। बट व्हेन वी सॉल्व दिस डाटा so we will get the 100 joule. Clear है सबको? तो the answer will be 100 joule. There is a typing mistake in this question. So no one option is correct. यहाँ ऑप्शंस कुछ अलग थे बट वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम लोगों को याद रखना है कि ऑप्शंस 100 जूल जहाँ होगा उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ये कॉलम स्टेट वाला जो ऑप्शन था वो जस्ट इस पर कॉपी हो गया। क्लियर है? तो चेंज नहीं हो पाया है। सो फाइनली हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओवरऑल 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए पूरे। सो ये था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 30 क्वेश्चन का डिस्कशन, जो प्रॉपरली मैंने डिस्कस किया 30 क्वेश्चन, और हर टॉपिक से क्वेश्चन है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है सोम का जिससे क्वेश्चन ना हो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन में पूरा सोम खत्म हो सकता है, बट हाँ मेजॉरिटी में हम लोगों ने वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके किया है। तो जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ और अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने आप को पुश करें। ज्वाइन दी डेली फ्री क्विज एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द टेस्ट। 20 मई को हमारा हाइड्रोलिक्स का फुल टेस्ट होगा। सो दैट विल बी द रिवार्ड टेस्ट। अगर आप 25 रुपये टेस्ट को पे करते हैं तो आप अगर उसमें क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आप 25 से कहीं ज़्यादा रुपए अपने अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। सो ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें हमारे 20 मई को हाइड्रोलिक्स टेस्ट में, और देखें कि लेवल क्या है टेस्ट पेपर का और किस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, उनमें भी आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम इसरो टीए और यूपी ट्रिपल एस सी जेई का फुल प्रिपरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओरिएंटेड तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है। और इसमें 5 सब्जेक्ट को हम लोग पहले पैकेज में कवर कर रहे हैं, विच इज़ द मैकेनिक्स, सोम, टोम, डिज़ाइन एंड डिफेंस। थैंक यू फॉर